हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई। अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक एचडीएफसी की तरफ से। एचडीएफसी लाइफ के नाम से इंश्योरेंस का वर्क करती है। तो एचडीएफसी लाइफ हायरिंग कर रही है फाइनेंशियल कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट? फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, CA, ICWA, CS, CFA, मतलब ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप रिटायर्ड हो तो भी अप्लाई कर रहे हो, यानी कि 60+ हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। हाउसवाइफ हो अप्लाई कर सकती हो। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं आप जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस है, ठीक है, उसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अनएम्प्लॉयड हो तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक सर्विस या प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो भी आप कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेन एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है? मिनिमम एज 18 ईयर्स और एजुकेशन आपका होना चाहिए 10th पास। तो सिर्फ दो ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का कि आपको कम से कम 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट भी कर सकते हो तो कोई लिमिट नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करने लायक हो। दैट इज़ इट। ठीक है, फिर एजुकेशन की बात किया जाए तो सिर्फ 10th पास और इक्वलेंट। ठीक है, मिनिमम 10th पास और 18 साल के ऊपर से 18 साल की उम्र से ऊपर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यानी यंगस्टर से लेकर के सीनियर सिटीजन्स तक अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट से लेकर के प्रोफेशनल्स तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इस काम को कर सकता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या वर्क रहने वाला है और इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट का आपका वर्क रहने वाला है एचडीएफसी लाइफ का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या इसमें प्रोवाइड होगा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं पे पैसा अर्न करते हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी ही मिलेगी। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, इसका मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपकी 9 से 6 की आपकी जॉब रहने वाली है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें जितना चाहें वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का मतलब अब जब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है तब आपको आपका जो बर्डन है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, अभी आज से 10 साल पहले के लिए चीज़ें देखिए, कितनी ज़्यादा हर एक चीज़ क्रिटिकल हुआ करती थी, कितना मेंटल टेंशन काम को लेकर के हुआ करता था। उस कंपैरिजन में देखा जाए तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। और अगर अभी भी कोई इस बात का रोना रोता है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हम बेरोज़गार हैं, तो ये उसके खुद के अंदर की कमी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लगता है इंडिया में जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जॉब करो, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करो। ठीक है, तो अगर आपके पास जॉब नहीं तो आपकी स्किल्स में कमी है, या आप आलसी हो, आप काम नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकता है कोई इंसान की जॉब नहीं है, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम बेरोज़गार हैं। ठीक है, हमारी इंग्लिश नहीं आती है, हमें वो नहीं आता, नहीं, आपको हिंदी में भी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बस थोड़ी बहुत एटलीस्ट तो स्किल होनी ही चाहिए आपको। थोड़ा बहुत, अगर कंप्यूटर नहीं भी है, आपके पास मोबाइल है, तो कम से कम मोबाइल तो ऑपरेट करना आना चाहिए एंड्रॉयड का। ठीक है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो आपको कम से कम लिखने पढ़ने समझने की इतनी तो स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पे थोड़ी बहुत स्किल है तो आपके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अगर आप आलसी हो या चीज़ों को दूसरे के ऊपर डालना चाहते हो तो आप कितनी भी जॉब हो जाए आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मेक एन इम्पैक्ट, a great opportunity to make a difference in the lives of others by helping them choose the right insurance products and plan। ये मेन है, ये मेन आपका जो जॉब रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि दूसरों को हेल्प करनी है आपको। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्लान जो भी लोग लेते हैं उनको आपको सजेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको नाम से समझ में आ रहा है फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो यू हैव टू कंसल्ट अदर कि आपको
कौन सी पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, बिकॉज़ पॉलिसीज़ जो होती है, ये जो आपका एचडीएफसी लाइफ है, ये इंश्योरेंस का काम करता है, ठीक है। तो पहले एक ज़माने में जब इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, तब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था और सिर्फ एलआईसी ही एक कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद बहुत सी कंपनियाँ आई, उसमें पहली जो प्राइवेट कंपनी थी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेकर के आई, वो थी एचडीएफसी, प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की एलआईसी थी जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस सेल करती थी कि अगर कोई कोई अगर मर जाता है, अगर उसने इंश्योरेंस कर रखा है, तो उसका जो सम इंश्योर्ड है वो उसके जो भी उसके अंडर में जो भी लोग हैं या जो भी नॉमिनी हैं उनको वो मिल जाता था। लेकिन अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह गया है, अभी आपका सेविंग प्लान्स हो गया है, आपका ये पेंशन प्लान्स हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही तरीके की इसमें अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी की लगती है या इंश्योरेंस प्लान लेने की लगती है, या किसी भी इंसान को अगर इंश्योरेंस प्लान लेना होता है तो उसका मेन मकसद पता है क्या होता है? जो टैक्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपकी सैलरी के ऊपर। तो अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी है, सपोज़ कि 50,000 प्लस है आपकी सैलरी, तब तो आपको ख़ास तौर से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए, बिकॉज़ गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपके जो कुल जो खर्चे होते हैं वो आप अगर उसमें लगा देते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैक्स देना है, अगर उसमें आप लगा देते हो कि मेरे ये खर्चे हैं ना, तो आपका टैक्स माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसमें लगा देते हो कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और मुझे मंथली इतना जो है उसमें पे करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा कॉज़ है जो आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के लिए लेते हो, ठीक है। ये कोई लग्ज़रियस चीज़, लग्ज़रियस गुड्स के लिए आप खर्चा नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि आप उसको मंथली पे कर रहे हो बिकॉज़ आपको कार खरीदनी है, ठीक है। आप मतलब कार का आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, या आप कोई फ्लैट ले रहे हो उसका इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ये आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप सपोज़ कि आप हेल्थ प्लान ले रहे हो, या आप लाइफ इंश्योरेंस का प्लान ले रहे हो, ठीक है, या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई प्लान ले रहे हो, ठीक है, या बहुत तरीके के यहाँ पे प्लान्स हैं, या आपका हो गया कि रिटायरमेंट का प्लान ले रहे हो, तो ये सब आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो टैक्स रहता है, ठीक है, मतलब जितना टैक्स जित आप पे इम्पोज्ड है, वो उतना अगर आप पे कर रहे हो, अगर उससे कम पे कर रहे हो तो जितना बच रहा है वो टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी टैक्स आपके ऊपर इम्पोज्ड किया गया है, अगर वो उतना या उससे ज़्यादा आप उसका इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हो, ठीक है, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आप जो भी पॉलिसी आपने ले रखी है उससे ज़्यादा आपका टैक्स हो रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है वो आप पे कर सकते हो, नो इशू, दोनों काम कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन योर सैलरी, आपकी कितनी सैलरी है, ठीक है। और अगर अधिक सैलरी है, अधिक टैक्स लगना है, तब तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है हर तरीके से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो है कि इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इसका ये बताते हैं कि हम म्यूचुअल फ़ंड में ज़्यादा हमको प्रॉफ़िट है, ठीक है, मैं मानती हूँ म्यूचुअल फ़ंड में इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िट है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें स्टेबल नहीं है ना फाइनेंशियल मैटर में, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। क्योंकि आप अभी स्टेबल हो, आपके पास अभी बहुत पैसा है, आप अभी बहुत अर्न कर रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको लॉस हो जाए वो सारी चीज़ें, या आपके पास सडनली कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाएँ कि आपके खर्चे बढ़ जाएँ। तो ऐसे में क्या चीज़ सपोर्ट करती है, क्या चीज़ साथ देती है, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी। हर एक इंसान को इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, बल्कि मल्टी इंश्योरेंस प्लान्स लेना चाहिए, ठीक है। तो और ख़ास तौर से फैमिली वालों को तो लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके अंडर में आपके बीवी बच्चे हैं, आपका माता पिता हैं, अगर लेडीज़ हैं उनको भी ज़रूर से लेना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि लाइफ सबकी इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करें, सेव करें, ठीक है। अपने अंडर में जो लोग हैं, हमारे अंडर में, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो बच्चे हों, जो भी है, उनके लिए एक उन सिक्योर फ्यूचर हम क्रिएट करें। तो ये मैंने आपको पॉलिसी के बारे में बता दिया है, और
ये आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट का जो वर्क रहने वाला है इसी पर बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि पॉलिसीज़ अब बहुत तरीके की आ गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया पेंशन की पॉलिसीज़ रहेगी, हेल्थ की अगर मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है वो रहेगा, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं। और और भी बहुत तरीके के प्लान्स होते हैं, जैसे मंथली इनकम प्लान होता है, ठीक है, सेविंग प्लान्स होते हैं, जैसे आप बैंक में सेव करते हो ना उसी टाइप के सेविंग प्लान्स होते हैं, मंथली इनकम प्लान्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं फिक्स्ड इनकम, जैसे कि बैंक में होता है ना फिक्स्ड करना, वो भी होते हैं। तो बहुत तरीके की पॉलिसीज़ चल गई है, बहुत ही अच्छी अच्छी चल गई है। ऐसा नहीं है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कोई नहीं लेगा, इतनी बेनिफिशियल हो गई है और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको देती है। जब आप इसकी पॉलिसीज़ पढ़ोगे, इसके बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने गुना ये रिटर्न देती है। सारी मतलब मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ जो रहती है कि वो आपको थ्रू आउट लाइफ आपको आपकी थ्रू आउट लाइफ सिक्योर करती है। आपको पहले कुछ सालों में अगर आपको पैसा जमा करना है 8 साल 10 साल 12 साल, उसके बाद आप जब तक ज़िंदा रहते हो तब तक आपको वो मंथली इनकम मिलेगी, और आपके बाद जो है आपके जो बच्चे वगैरह हैं उनको पूरा सम इंश्योर्ड भी मिलेगा। मतलब बहुत तरीके के, आप जब जाओगे इसमें तब पता चलेगा। तो मैं इसको प्रोसेस बता देती हूँ कि आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। फिल द फॉर्म नाउ, ठीक है, पहले आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन। तो आपका जो यहाँ पे लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एज प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, एजुकेशन प्रूफ हो गया, पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ है, आधार कार्ड है और कैंसल चेक कॉपी है। तो इतनी चीज़ें आपको, देखिए पहले आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे, पहले हम फॉर्म भरते हैं, फिर हमारा असेसमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, तब हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। नहीं, यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा उल्टा है। पहले आप सुन लीजिए, आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आधार कार्ड और कैंसिल चेक कॉपी। कैंसिल चेक कॉपी उन लोगों के लिए शायद लिखा होगा जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, अदरवाइज पासपोर्ट आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है। फिर आ जाते हैं, सॉरी पासबुक नॉट पासपोर्ट, पासबुक प्लीज़ उसको चेंज कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया, पासबुक, ओके। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप क्या रहता है, मैंडेटरी ट्रेनिंग। उसके बाद ये आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग क्यों होगी, वो एग्ज़ाम की होगी, IRDAI, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेल करने के लिए या इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनने के लिए ज़रूरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम देने के लिए आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, ये ट्रेनिंग आप दे लोगे तो चौथा स्टेप क्या होगा, पासिंग द एग्ज़ाम। उसके बाद ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो ये थर्ड एग्ज़ाम लिखा है क्योंकि नहीं सॉरी, ये थर्ड प्रोसेस में है क्या, शायद नहीं, थर्ड एग्ज़ाम, ओके। तो ये जो है, ये आप जब इनका ट्रेनिंग करोगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करोगे। यहाँ पे थर्ड क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे पहले तो कोई असेसमेंट तो होता नहीं है, ठीक है, ओके। पासिंग द एग्ज़ाम, और उसके बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट, यू विल नाउ रिसीव एन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम HDFC लाइफ एंड विल बी ऑथराइज्ड टू सेल HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका IRDAI का एग्ज़ाम होगा। उसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये वर्क रहता है वो पूरा क्या रहता है, फ्रीलांस वर्क रहता है, कोई भी फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से लेना चाह रहे हो कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। आप इसको एक सेकंड ऑप्शन के रूप में ही कर सकते हो, ठीक है, सेकंड इनकम ऑप्शन के रूप में, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता दूं, इसको आप इस तरह से मत लेना कि आप इसमें अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाओ और आपको फिर पैसे मिलने लगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। आप इसको सेकंड इनकम सोर्स के रूप में लो,
आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई करो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप अप्लाई कर दो, यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे लो, यहाँ पे आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाओ, लेकिन फिर भी आप दूसरी जॉब ढूंढो, ठीक है। ये इससे आपका खर्चा महीने का नहीं निकलने वाला है, ठीक है। और अगर आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, तो अप्लाई कर सकती हो, ठीक, मतलब आप जॉब नहीं कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहती हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉलिसी सेल कर सकते हो अपने सर्कल में, और उसमें जब भी इनकम होगी, जो भी कमीशन मिलेगा उससे आपको इनकम हो जाएगी। रिटायर्ड पर्सन के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। घर बैठे कोई काम नहीं करना है आपको। आपके रिटायर्ड पर्सन के बहुत ज़्यादा सर्किल हो जाते हैं उस एज तक, ठीक है, तो उनके लिए बहुत आसान है। लोगों को पता चल जाए कि हाँ, आप वहाँ के इंश्योरेंस एजेंट हो, तो सीधे अगर जिसको भी पॉलिसीज़ लेनी होगी, अगर आपके रिलेशंस में, आपके जानने वालों में, आपके अड़ोसी पड़ोसी में, तो आपके पास आ जाएंगे कि हाँ, ये इंश्योरेंस एजेंट हैं एचडीएफसी के, और वो आपसे पॉलिसीज़ सेल परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिटायर्ड पर्सन के लिए, हाउसवाइफ के लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो इसको सेकंड ऑप्शन इनकम ऑप्शन के रूप में ही लेना, फर्स्ट इनकम ऑप्शन के रूप में मत लेना, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा समय ख़राब करो, और फिर उसके बाद ये चूँकि कमीशन बेस्ड जॉब है, ठीक है, ये इसमें आपको मंथली सैलरी नहीं मिलने वाली। जब आपकी पॉलिसी सेल होगी तभी आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि एचडीएफसी लाइफ में बहुत अच्छा कमीशन है, ठीक है, 30% का कमीशन है। और कमीशन मतलब समझ लीजिए, अगर लाख, एक लाख का अगर आपने पॉलिसी सेल की, ठीक है, एक प्रीमियम की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका 30,000 उसमें आपका आप अभी आप अप्लाई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको ट्रेनिंग होगी, डिटेल्स पता चलेगी। तो कमीशन बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिसी सेल होना फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। तो इसको फुल टाइम, मतलब इसको ऐसे जॉब के रूप में मत लेना कि जो ये आपकी पहली जॉब हो, मतलब मेन जिस पे आप बेस्ड रहते हो जॉब, ठीक है, वो उस जॉब में नहीं। ये सेकंड ऑप्शन कि हाँ, मैं वहाँ का एजेंट हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाता है जिसको मैं पॉलिसी सेल कर दूँ तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। या लोगों को बता दो कि हाँ भैया, मैं वहाँ का एजेंट हूँ एचडीएफसी लाइफ का, किसी को अगर पॉलिसी लेनी होगी तो मुझसे कंसल्ट कर लेना। तो कोई कंसल्ट करता है तो आप उसको पॉलिसी बता देना और आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप मंथली के रूप में, सैलरी के रूप में मत लेना, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या आप इसमें फुल एफर्ट डालना चाहते हो, अपना खुद को ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, हालांकि ये आप कुछ पेज वगैरह भी बना के देते हैं, फेसबुक पेज है कि उस पर, उसके ज़रिए मतलब वेबसाइट है, पेज भी नहीं, वो वेबसाइट है, ठीक है, कि उस पर अगर आपके ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो आप उनको पॉलिसी सेल कर सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पहले आपको इसकी मार्केटिंग करनी होगी, और फिर लोगों को आप पर विश्वास होना चाहिए कि आप फेक नहीं हो, रियल हो, ठीक है, और तभी वो आपसे पॉलिसीज़ खरीदेंगे, अदरवाइज़ नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इसको मेन जॉब के रूप में देखना चाहते हो। और लेकिन अब चीज़ें, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, पहले तो उतनी ऑनलाइन नहीं होती थी, पहले लोग घर घर जा कर के पॉलिसी सेल करते थे, ठीक है। अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है और लोग खुद से भी पॉलिसीज़ परचेज़ कर लेते हैं, ख़ास तौर से जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की पॉलिसीज़ नहीं चाहिए होती, छोटी मोटी पॉलिसीज़ चाहिए होती। जिनको बहुत महंगी पॉलिसीज़ चाहिए, वो तो चलिए मैं कह सकती हूँ कि जो जानने वालों से ही लेते हैं, ठीक है, वो अनजान लोगों से नहीं लेंगे, या सिर्फ टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए नहीं लेंगे, या सिर्फ ऑनलाइन नहीं ले लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। जिसको बहुत ज़्यादा महंगी चाहिए होगी वो किसी जानने वाले से ही लेगा। लेकिन जो छोटी मोटी पॉलिसीज़ होती है वो इंसान ऑनलाइन भी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एजेंट का लॉस है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब की मत लेना। जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनका जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो ऑलरेडी जॉब में हो, हाँ, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स हो, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी, ठीक है, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि भाई उनको पढ़ना रहता है, उनका इसी में दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को मैं इसमें, हालांकि अप्लाई सब लोग कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगी, ना तो अनएम्प्लॉयड को प्रेफर करूँगी, ना ही स्टूडेंट्स को प्रेफर करूँगी, ठीक है। बाकी के लोग के लिए अच्छी है अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि रिटायर्ड पर्सन के लिए बहुत ही अच्छी है, और हाउसवाइफ के लिए अच्छी है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अच्छी है, ऑलरेडी जो भी एम्प्लॉयड हैं पर्सन्स उनके लिए अच्छी है, ठीक है।
तो सारा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। इसमें IRDA का एग्ज़ाम भी होता है और उसकी ये कुछ फ़ीस भी चार्ज करते हैं, ठीक है। IRDA के करीब 500 के आसपास। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।